तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। बैंकिंग चैप्टर 3 मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं और आपको पता है कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको जाकर देख लें। अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका नाम है बैंक द्वारा धन का विनियोजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड। तो ये क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड मतलब बैंक द्वारा धन का विनियोजन, मतलब बैंक जो है कैसे अपने धन का विनियोजन करती है। मतलब कि जो जनता द्वारा धन बैंक में जमा किया जाता है उस बैंक को उस धन को बैंक कहां पर ले जाकर विनियोजित करती है, इसके विषय में हम जान रहे हैं। और इसके कल हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड मैंने कल डिस्कस कर दिया है और आज जो है उसका दूसरा मेथड मैं आपको डिस्कस करूंगा। कल हमने जो डिस्कस किया था उसका नाम था अलाभकारी विनियोग। अलाभकारी विनियोग से बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि बैंक को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कुछ जरूरी सूचनाएं कि आप जो है घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। और आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में देख लिया होगा, 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। ठीक है, तो कोशिश यही करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। जरूरी काम हो, जब बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट, तभी घर से बाहर निकलें। ठीक है, तो क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो सभी स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी है आपकी नज़रों में भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर और कमेंट जरूर करें। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्तियों को, कुछ ऐसे बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा जिन बच्चों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वे बुक से पढ़ सके, या हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक भी नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं पूरा चैप्टर इसलिए आपके सामने एक बार पूरी हेडिंग पढ़ता हूं और उसको फिर मैं बाद में डिस्कस भी करता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कल मैंने जो पढ़ाया था आपको, वो 2 हेडिंग पढ़ाई थी मैंने आपको। पहली हेडिंग थी बैंक द्वारा धन का विनियोजन, जिसमें मैंने बताया था कि बैंक धन का विनियोजन कैसे करती है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था अलाभकारी विनियोग, प्रॉफिटलेस इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को उसको भी जाके देखिए, और उससे पहले और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं जो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लाभकारी विनियोग, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बैंकों के लाभ कर विनियोगों के अंतर्गत याचना राशि तथा अल्प सूचनार्थ ऋण बिलों को भुनाना, विनियोग, नगद साख, अधिविकर्ष, अग्रिम आदि का समावेश किया जाता है। इनका वर्णन विस्तार के साथ निम्न प्रकार से किया गया है। देखिए क्या है कि बैंकों में जो बिल होते हैं, ठीक है, ऋण होते हैं, और बिलों को जो भुनाना होता है और जो बीजक होते हैं, ये सभी चीजें क्या हैं, बैंक के लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसकी पहली हेडिंग है याचना मुद्रा एवं अल्पकालीन ऋण, कॉल मनी एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। इसके अंतर्गत उन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जो बैंक विभिन्न व्यक्तियों को देता है। ये ऋण मुख्य रूप से एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को क्षणिक आवश्यकता के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ऋण स्टॉक एक्सचेंज एवं बिल बाजार के दलालों को मांग पर दे साख पत्रों को गिरवी रखकर दिए जाते हैं। अल्पकालीन ऋणों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है: सट्टे संबंधी व्यवहारों एवं अति अल्पकालीन ऋण। ऐसे ऋण जिनका भुगतान ऋणी को बैंक की सूचना पाते ही 1 सप्ताह के अंदर करना होता है। ऐसे ऋण जिनका भुगतान ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक की मांग करने पर तुरंत करना होता है। इस प्रकार के ऋणों की जमानत बहुत ठोस होती है। इन ऋणों पर बैंक बहुत कम दर से ब्याज वसूलते हैं। देखिए, जिनमें जितनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है उसमें उस ऋण में उतना ही कम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक द्वारा। सट्टेबाजी के लिए आप जानते हैं, जो सट्टाबाजी की जाती है, मतलब कि स्पेकुलेशन बोलते हैं इसको, शेयर मार्केट एक टाइप की सट्टा बाजारी ही है आपकी, बस वो लीगल है। ठीक है, कि आप पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में, आज आपने लगाया, सुबह 10,000 रुपये, हो सकता है वो शाम तक 50,000 हो जाए, हो सकता है वो पूरे शून्य हो जाए। तो ये भी समस्या रहती है। तो इसके लिए भी बैंक से लोग लोन लेते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से भी लोन लेती है और इससे वो व्यापार करती है। दूसरी लाइन किसमें क्या बताई गई है, बिलों का क्रय एवं उसकी कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ परचेज ऑफ बिल्स। बैंक उत्तम श्रेणी के बिलों एवं प्रतिज्ञा पत्र का क्रय करके उनकी कटौती करके
अपनी राशि का विनियोग करते हैं। ये सामान्यतः ऐसे बिलों की कटौती करते हैं जिनकी किसी भी आवश्यकता के समय केंद्रीय बैंक से पुनः कटौती कराई जा सके अथवा जिनको बिल बाजार में किसी भी समय बेचा जा सके। बिलों की क्रय एवं कटौती बैंक इस प्रकार करते हैं कि उनका भुगतान क्रमशः होता रहे, जिससे बैंक के पास नगद राशि का अभाव ना हो सके। बिल की अवधि जो 60 या 90 दिन की होती है की समाप्त होने पर बैंक बिल का भुगतान करने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से वसूल कर लेता है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि आपने 11th में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र होता क्या है? विनिमय विपत्र वह होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बिल लिखता है, यही होता है आपका विनिमय विपत्र। अच्छा, जो व्यक्ति बिल लिखता है वह व्यक्ति क्या करता है, जाकर उसको समय अवधि से पहले भुना लेता है। ठीक है, अब जैसे 10,000 का बिल लिखा गया और उसने साइन करके दे दिया और फिर उसके बाद उसको पैसे की आवश्यकता हुई, माना कि वो बिल लिखा गया है 60 दिन का, 2 महीने का बिल लिखा गया है और फिर उसके बाद उसको उससे पहले उस पैसे की आवश्यकता हुई तो वो गया बैंक से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पर, नोटिंग चार्जेस पर जो बोलते हैं बैंक में, उस चार्ज पे उसने उस बिल को भुना लिया। जिससे समस्या क्या हो गई कि बैंक ने तो पेमेंट कर दिया, क्या उस व्यक्ति ने पेमेंट किया जिस व्यक्ति ने उस पर साइन किया था? नहीं किया। तो इन सब चीजों के लिए भी बैंक जो है वो बिलों को भुनाने का भी कार्य करता है। इससे क्या है, बैंक कुछ चार्ज, कुछ व्यय वसूल करता है, वही बैंक का क्या हो जाता है, एक टाइप का प्रॉफिट हो जाता है और बैंक इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। प्रतिभूतियों का विनियोजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक अधिकांश राशि का विनियोग पत्रों एवं प्रतिभूतियों में करते हैं, परंतु वे सामान्यतः ऐसी प्रतिभूतियां खरीदते हैं जिनको किसी भी समय बिना हानि के प्रतिभूति बाजार मूल्य में बेचकर नगद राशि प्राप्त की जा सके। तो सिंपल सी एक बात है कि बैंक ऐसी जगह ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है जहां पर बैंक को ज़्यादा हानि ना उठाना पड़े और सही प्रॉफिट रेशियो के बेस पे उसे तुरंत बेचकर उसका पैसा रियलाइज किया जा सके। तो ये भी एक चीज़ है, सिंपल सी बात है। हम आप भी यही चाहते हैं कि अगर हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें तो उस पैसे को क्या करें, उस पैसे को हम तुरंत वापस ले सकें, मतलब उस सिक्योरिटी को, उस प्रतिभूति को बेचकर उससे हमें तुरंत पैसा प्राप्त हो जाए। ऋण की बात करें आगे, चौथी हेडिंग है। देखिए मैं हेडिंग जो है वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये समझ में रहे और याद भी रहे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है लाभकारी विनियोग, ठीक है, लाभकारी विनियोग जो है आपके, इनमें से कुछ हेडिंग हैं। जैसे कि आपका एक पहली हेडिंग हो गई आपकी याचना मुद्रा एवं अल्पकालीन ऋण, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो पहली हेडिंग हो जाएगी। ठीक, दूसरा आपका एक इसमें बताया गया है बिलों का क्रय एवं उनकी कटौती। बिलों का क्रय एवं उनकी कटौती, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तीसरी हेडिंग आपकी मैंने बताई आपको प्रतिभूतियों का विनियोजन, भूत का विनियोजन, ठीक है। तो ये है आपका तीसरी हेडिंग जो मैंने आपको डिस्कस किया कि बैंक कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आपकी चौथी हेडिंग जो है वो है ऋण, ठीक है। तो बैंक कैसे ऋण क्या करती है, देखिए ऋण देना बैंक का प्रमुख कार्य होता है। आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि बैंक के प्रमुख 2 ही कार्य होते हैं। पहला धन को जमा करना, मतलब जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा मुख्य कार्य क्या होता है, दूसरा मुख्य कार्य आपका ऋण देना होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एक चीज। निम्न प्रकार के ऋण देते हैं जैसे बिल का स्वीकरण, अधिविकर्ष, नगद शाख और साधारण ऋण। दूसरा आपका इसके हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग है। इसी हेडिंग के अंदर जो है 1, 2, 3 और 4 हेडिंग है, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। सॉरी 3 है, ठीक है, उनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। उतना ज़्यादा वो लेंदी नहीं है ये, बस इसके मैं 1-2 हेडिंग डिस्कस करूंगा। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है चालू खाते पर बैंक द्वारा व्यापारियों को ही दी जाने वाली सुविधा है ये, ठीक है। मतलब कि ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है कि चालू खाते पर व्यापारियों को बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधा होती है।
ये हो गई आपकी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, अधिविकर्ष की सुविधा। ठीक है, ठीक। अब दूसरा इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट मतलब कैसी सर्विस दी जाती है इसमें, तो इसमें जो है जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति खाता धारक को दी जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब इसको मैं पढ़ता हूँ, उसमें क्या बताया गया। इस प्रकार का ऋण बैंक अपने ग्राहक को, उस ग्राहक को देता है जिसका चालू खाता बैंक में होता है। सिंपल सी बात है, वही जो मैंने आपको बताया। अधिविकर्ष पर बैंक ग्राहक से ब्याज लेता है। अधिविकर्ष पर ऋण समर्थक प्रतिभूति यानी कोलेटरल सिक्योरिटी अथवा ऋणी की व्यक्तिगत जमानत पर ही दिया जाता है। तो ये आपके ऋण की बात हो गई कि किस कैसे कैसे ऋण को दिया जाता है और कैसे बैंक जो है पैसे को इन्वेस्ट करती है। अब आगे आपका इसमें दे रखा है अधिविकर्ष तथा नगद साख में अंतर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जितने भी डिफरेंस दे रखे होंगे, उन डिफरेंस को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये बात जरूर क्लियर हो जाएगी कि ठीक है, जो आप डिफरेंस पढ़ लेंगे तो डिफरेंस से आपको दो चीजें पता चल जाएंगी। जैसे इसमें किन किन चीजों का अंतर दिया है, अधिविकर्ष, ठीक है, और नगद साख, है ना, नगद साख में अंतर। तो एक ये हो गया आपका और ये हो गया, ठीक। तो इसमें अंतर में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि दोनों चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैं अधिविकर्ष को पढ़ता हूं थोड़ा सा। यह सुविधा अल्पकाल के लिए होती है, अधिविकर्ष अल्पकाल के लिए होती है। नगद साख यह सुविधा कुछ अधिक अवधि के लिए होती है। यह सुविधा जो है मतलब आपकी ये जो है ये कम समय के लिए होती है, ये ज्यादा समय के लिए सुविधा होती है। दूसरा पॉइंट इसी का है, यह सुविधा व्यावसायिक आवश्यकता के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें क्या है कि मतलब ये देखिए कम समय के लिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और ये अधिक समय के लिए, ये आपकी बेनिफिट के लिए है, अधिक समय के लिए। ये व्यापारिक के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये व्यापारिक दृष्टि से आवश्यक होती है। यह सुविधा वर्ष पर्यंत चलती रहती है। मतलब वर्ष पर्यंत का मतलब क्या है, वर्ष पर्यंत का मतलब ये हुआ कि 2-2, 3-3 साल के लिए भी नगद साख की सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें ऋण की राशि जमाकर्ता के चालू खाते में जमा की जाती है। मतलब इसमें क्या है कि चालू खाते में पैसा डिपॉजिट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है यह ऋण की राशि चालू खाते में नहीं जमा की जाती है, वरन ऋणों के नाम से एक नया खाता खोलकर उसमें जमा की जाती है। तो इसमें क्या है कि नया खाता खोला जाता है। क्या किया जाता है, नया खाता खोला जाता है। फिर बोला है यह सुविधा केवल जमाकर्ताओं को दी जाती है। तो ये सुविधा किसको मिलती है, जमाकर्ताओं को, केवल जमाकर्ता, ठीक है, ये हो गया। और ये सुविधा जमाकर्ताओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को, तो जमाकर्ता भी हो जाएंगे आपके, है ना, और अन्यों को भी इस सुविधा का क्या है, लाभ मिल सकता है। फिर बताया है यह व्यक्तिगत जमानत या प्रतिज्ञा पत्र पर दिया जाता है। तो इस पे क्या है कि इस पे व्यक्तिगत जमानत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत जमानत, ठीक। और इसमें क्या बताया गया है, यह प्रतिज्ञा पत्र भी होता है इसमें। मतलब प्रतिज्ञा पत्र जो लिखा जाता है उस प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर भी इसमें लोन दिया जाता है। यह सुविधा माल, चल संपत्ति या बिक्री साध्य प्रतिभूति पर जमानत पर, मतलब कि संपत्ति टाइप का कह सकते हैं इसको हम। ये संपत्ति को गिरवी रख के दी जाती है, संपत्ति गिरवी रखकर, ठीक है। तो संपत्ति गिरवी रखकर इस पे जो है ऋण दिया जाता है। तो ये बताया गया है। अगला पॉइंट आपका इसी में दे रखा है, नगद साख एवं साधारण ऋण में, नगद साख तथा साधारण ऋण एवं अग्रिम में अंतर। तो इसके विषय में भी डिफरेंस बताया गया है। नगद साख क्या होता है आपका, इसके अंतर्गत दिए गए ऋण अल्पकालीन होते हैं नगद साख में, और ऋण एवं अग्रिम में क्या होता है, इसके अंतर्गत दिए गए ऋण दीर्घकालीन होते हैं। अग्रिम में दीर्घकालीन होते हैं और नगद साख में अल्पकालीन होते हैं। इसी में का दूसरा पॉइंट है, इसमें उसी रकम पर ब्याज लगाया जाता है जिसका प्रयोग ऋणी करता है। तो इसमें क्या है कि नगद साख में उसी ब्याज पर, जैसे क्या है कि उसका एक अकाउंट खोल दिया गया, उसके अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए गए, ये क्या है, नगद साख, ठीक। अब उसमें से उसने 10,000 रुपए प्रयोग किए, तो ब्याज किस पे चार्ज किया जाएगा, केवल इसी राशि पर ब्याज चार्ज किया जाएगा। बाकी 40,000 तो उसके बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो उस पर भी कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा।
इसमें संपूर्ण राशि पर ब्याज लगाया जाता है, मतलब कि जो आपका ऋण एवं अग्रिम है उसमें संपूर्ण राशि पर ब्याज लगाया जाता है, चाहे आप पैसा निकाले हो और चाहे आप पैसा ना निकाले हो। ठीक है, इसके विषय में भी बताया गया है। जब इसमें ऋणी जब चाहे अपने खाते से रुपया निकाल सकता है और जब चाहे खाते में रुपया जमा कर सकता है। नगद साख में क्या कर सकता है ऋणी कि जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है और जब चाहे वो पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर सकता है। परंतु ये जो आपका ऋण एवं अग्रिम है इसमें ऋणी ऐसा नहीं कर सकता। एक बार बैंक जो है पूरा ऋण का अमाउंट जो है वो ऋणी के खाते में जमा कर देती है और उसके बाद फिर वो चाहे पैसा निकाले या ना निकाले उसका इंटरेस्ट चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये चीजें जो हैं आपको समझ में आई होंगी और मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि लाभकारी विनियोग और अलाभकारी विनियोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये टॉपिक इसके क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग क्या दे रखी है, ऋण देते समय बैंक को कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ऋण देते समय बैंक द्वारा ध्यान देने वाली बातें, ध्यान देने वाली बातें। ठीक है, तो ऋण देते समय बैंक कौन कौन सी बातों पर ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये हमें और आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को, किसी साझेदारी फर्म को ऋण देती है तो वो क्या क्या चीजें ध्यान देती है और क्यों ऋण देती है। ठीक है, तो किस प्रकार ऋण दिया जाता है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या होता है सिंपल ये बोलते हैं बैंक से लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो और अपना काम इतना कर लो, लेकिन बैंक क्यों लोन दे, कैसे लोन दे, क्या है आपके पास जो बैंक आपको लोन दे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए बोला है बैंक को ऋण देते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात बोली है आंशिक पूंजी उधार। आंशिक पूंजी उधार मतलब क्या है कि बैंकों को इतनी पूंजी उधार देनी चाहिए कि व्यापारी को उस व्यवसाय में अपने पास कुछ पूंजी लगानी पड़े। मतलब कि ये बात है कि अगर व्यापारी 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है व्यापारी जो है वो 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और उसने अगर 10 लाख रुपए बैंक से मांगे हैं तो बैंक जो है उसको केवल 5 लाख रुपए का ही ऋण दे। ठीक, ताकि 5 लाख रुपए व्यापारी अपने पास से भी लगाएगा, तब व्यापारी को टेंशन रहेगी कि यार इसमें तो अपने पैसे भी लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए बैंक जो है आंशिक पूंजी का भी ऋण देना चाहिए बैंक को। दूसरी हेडिंग बताई है संपत्ति की तरलता पर ध्यान देना। बैंक को ऋण देते समय जमानत की तरलता पर ध्यान देना चाहिए। संपत्ति ऐसी हो जिसकी आवश्यकता पड़ने पर सरलता से रुपये में परिवर्तित किया जा सके। कहने का सेंस ये है कि जो भी संपत्ति गिरवी रखी जाती है वो संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको मतलब उस संपत्ति को जब उसको बेचना चाहे बैंक तब आसानी से उसको बेचकर पैसा वसूल सके। ऐसी कोई संपत्ति ना हो कि पता चला वो बाद में बिके ही ना, बैंक उस संपत्ति को लेकर घूमे कि भैया ये संपत्ति बिकवा दो हमारी। ठीक है, तो बैंक इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। अधिक राशि उधार ना दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक को ये पहले ही सोचना चाहिए कि व्यापारी को अधिक राशि उधार ना दें। अगर अधिक राशि उधार देंगे तो व्यापारी को लगेगा कि अरे यार इतना पैसा तो हमें फ्री में मिल गया है, क्योंकि व्यापारी का तो केवल 5 लाख लगा है। अब बैंक ने अगर उसे 10 लाख पूरा दे दिया तो व्यापारी क्या है थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक, तो ये दिक्कतें भी आएंगी बैंक को ऋण वसूल करने में। ठीक, फिर बोला है लाभ पर ध्यान देना। बैंक का ऋण देने का उद्देश्य लाभ कमाना है। बैंक को ऋण देते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उससे कितने रुपए का या कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बैंक जब ऋण देती है तो इन बातों का भी काफी ध्यान रखती है कि कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है, कितना प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा है। ठीक है, गुंजाइश रखना। गुंजाइश रखने की क्या बात हुई, जैसे बैंक को ऋण देते समय अपने पक्ष में यथेष्ट गुंजाइश रखनी चाहिए। जमानत के मूल्य पर 75% ही ऋण देना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको पता भी होगा कि अगर आपने 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है, 10 लाख के लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 8 लाख या 7 लाख ही लोन पास होगा।
पूरा 100% लोन पास नहीं होता है। ये आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइप का बता भी दूं, ठीक है। ये चीज है। ऋण का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अब आपको ऋण चाहिए, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए आप ऋण ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी बैंक को आपको देनी पड़ेगी और बैंक को ये जानकारी अपने ग्राहक से लेनी चाहिए। अगर वो बैंक ग्राहक से ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं लेगा तो क्या पता किस काम के लिए वो ऋण ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप जानते हो कि जब बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक कहता है क्या करोगे जो लोन की आवश्यकता आपको पड़ी है, तो आप कहते हो बिजनेस करना है, गाड़ी लेनी है, पढ़ाई करनी है, घर बनवाना है, ठीक है। इस टाइप के कई लोन दिए जाते हैं। ऋण की अवधि बैंकों को अधिक नहीं रखनी चाहिए। ऋण की अवधि बैंकों को अधिक नहीं रखनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम अवधि में ऋण जो है चुकता हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति से ऋण 2 साल बाद अगर वापस मिल गया तो वो दूसरे व्यक्ति को भी ऋण दे सकती है आसानी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो बैंक को ऋण देते समय ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको बताया है। फिर आगे इसमें बोला है विनियोग के सिद्धांत। तो विनियोग कौन कौन से सिद्धांत पर किए जाते हैं, ठीक है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले इसमें बोला है सुरक्षा का सिद्धांत। तो अपने धन का विनियोग अथवा ऋण में उपयोग करते समय बैंक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी सुरक्षा का होता है। तात्पर्य है कि धन को विनियोजित करते समय बैंक को यहाँ विचार करना पड़ता है कि जिन लोगों को वह ऋण दे रहा है वह भरोसे वाले व्यक्ति हैं या नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है या नहीं, तथा इस प्रकार निश्चित समय तक ऋण की अदायगी अवश्य हो जाएगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, सही बात है। अगर हम आप ही कहीं अगर पैसा लगाते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि ऋण का जो पैसा है वो क्या हमें सही समय के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह बैंक भी जो हमें लोन देती है तो उस व्यक्ति को देखती है, पहले गवाही लगती है, बैंक आके वहाँ पर अगल बगल के लोगों से पूछती भी है कि हम इनको ऋण दे रहे हैं, ये एक व्यक्ति कैसा है। ऐसा तो नहीं पैसा लेने के बाद 50 लाख रुपए का लोन ले लिया और भाग गया, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बैंक जो है सुरक्षा का सिद्धांत सबसे पहले अपना मानकर चलती है। इससे क्या होता है कि बैंक को सेफ्टी रहती है उसकी प्रतिभूतियों पर। दूसरी बात इसमें अगर हम करें तो इसमें बताया, इसमें और कई प्रकार की हेडिंग दे रखी है, जैसे अल्प अवधि के लिए ऋण देना चाहिए बैंक को, इससे सुरक्षा रहती है। फिर अच्छी साख वाले ऋण एवं जमानती ऋण लेना चाहिए, मतलब कि जिन व्यक्तियों की अच्छी साख है उन्हीं को ही ऋण दिए जाने चाहिए। जोखिम का बंटवारा, अगर जोखिम हो, मतलब अगर जोखिम का होने की उम्मीद है तो क्या होगा, उसमें बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा उसका भी पूरा ज्ञान रखना चाहिए। उत्पादकता कार्यों के लिए ऋण, मतलब कि ऐसे व्यक्तियों को ऋण देना चाहिए जो प्रोडक्शन करें, मतलब कि जो रियल में कोई कारखाना, फैक्ट्री या कुछ ऐसा बिजनेस करे जिससे कि उत्पादन का कार्य किया जाता हो, इसके विषय में है। फिर उचित मार्जिन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, मतलब कि कितना मार्जिन हो रहा है इसके विषय में भी बैंक को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तरलता का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बैंक जो है वो अपनी राशि को कितनी जल्दी वापस ले सकती है। दूसरी बात, ग्राहक द्वारा रखी गई जो संपत्ति है या जो भी उसने गिरवी रखा है उस संपत्ति को वो कितनी जल्दी रुपए में परिवर्तित कर सकती है। तो ये तरलता पर डिपेंड करता है कि संपत्ति किस प्रकार की ग्राहक द्वारा उस पर रखी गई है, ठीक है। तो आगे जिसमें बताया गया है हेडिंग एक और है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबिलिटी, है ना, विपणन का सिद्धांत। तो विपणन के सिद्धांत मतलब मार्केट से रिलेटेड है कि जो भी संपत्ति ग्राहक द्वारा बैंक में गिरवी रखी जा रही है उस संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आज की डेट में उसका मूल्य 10 लाख रुपए है और 2 साल बाद उसका मूल्य कम हो जाए, 50% हो जाए या शून्य के बराबर हो जाए। तो इसीलिए शेयर्स को गिरवी रखकर कभी ऋण बैंक नहीं देती है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू आज 1 लाख रुपए है, कल हो सकता है उसकी वैल्यू 5,000 रुपए हो जाए। तो इसलिए शेयर्स को गिरवी रखकर बैंक कभी भी ऋण आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। लाभप्रदता का सिद्धांत, तो बैंक, एक तो ये सारी चीजें तो एक किनारे हो गई, लेकिन बैंक इन बातों का भी ध्यान देता है कि बैंक को लाभ कितना हो रहा है, बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर ऋण दे रहा है और कितना लाभ होगा बैंक को इस पूरे व्यवहार में, इस पूरे ट्रांजैक्शन में। ये पूरा जब लोन को चुकता किया जाएगा तो बैंक को कितने रुपए का लाभ होगा, इस बात पे भी बैंक ध्यान देती है और इस सिद्धांत को पहले लेकर चलती है।
राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, सिंपल सी बात है कि बैंक जिस देश में वर्क कर रहा है उस देश के हित के बारे में भी बैंक को सोचना पड़ेगा। अगर बैंक से ऋण लेने वाला व्यक्ति राष्ट्र के हित के विषय में कोई कार्य कर रहा है तो उसको बैंक को नम्रता बरतनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब सरल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र के हित के विषय में कार्य कर रहा है। ठीक है, ऋण की जमानतें एवं प्रतिभूतियां, तो ऋण ली जाने वाली या दी जाने वाले समय पर किस प्रकार की प्रतिभूतियां या किस प्रकार की सिक्योरिटीज जमानतें रखी जाती हैं और की जाती हैं, तो इनके विषय में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे बोला है आपका ये चैप्टर एकदम एंडिंग पर है, बस यही लास्ट टॉपिक मुझे लग रहा है इसका, बस खत्म हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, व्यक्तिगत जमानत एवं प्रतिभूति, तो जब ग्राहक अपनी कंपनी की ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को जमानतदार बना देता है तो यह समापर्शिक प्रतिभूति हो जाती है, पर संपत्ति के रूप में नहीं। इसमें जमानती ऋण देने वाले को यह गारंटी देता है कि ऋण की अदायगी न होने पर स्वयं, मतलब कि एक टाइप से ये देखा जाए कि पर्सनली, जैसे हम किसी व्यक्ति को लेकर जाते हैं, कहते हैं कि भैया इसको उधार दे दीजिए और अगर इसने उधार वापस नहीं किया तो मैं इसके बदले में आपको पैसा वापस करूंगा, ऐसा बैंक से कोई कंपनी का व्यक्ति कहता है तब उसको बैंक ऋण देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई बैंक के लिए, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति भाग जाए, मर जाए या दिवालिया घोषित हो जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिस स्थिति में वह बैंक के ऋण को भुगतान करने में असमर्थ रहे। ठीक है, तो इस स्थिति में बैंक उस गवाहीदार को पकड़ता है, उस साक्षीदार को पकड़ता है जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का जो है गवाही या स्टेटमेंट दिया था। तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेड है एक बैंक का, और एक बैंक के लिए बहुत सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छी चीज़ है ये बैंक को। ठीक है, फिर बताया गया है सहायक जमानत एवं प्रतिभूति, तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अगर हम देखा जाए तो क्या चीज़ होता है, भौतिक समावर्षिक प्रतिभूतियों में वे समस्त संपत्तियां एवं प्रतिभूतियां आती हैं जिनको बाजार में बेचा जा सकता है, ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो इसमें क्या है, सहायक कोलेटरल सिक्योरिटीज में वो सिक्योरिटीज को काउंट किया जाता है जिन सिक्योरिटीज को बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, तो इसके विषय में भी हम थोड़ा समझते हैं। जैसे बोला गया है, पहला है स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज, ठीक है, स्कंद विनिमय बाजार की प्रतिभूतियां, फिर गुड रॉ मटेरियल्स एवं फिनिश्ड गुड्स, तो ये गुड्स होते हैं कुछ जो रॉ मटेरियल के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिनिश्ड गुड होते हैं, तो उनको भी मार्केट में आसानी से बेचा जा सके, इसके विषय में भी कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर लेने पर ध्यान देती है। फिर बताया गया डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू गुड एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया है इसमें, मतलब ये हुआ कि माल का अचल संपत्ति एवं स्वामित्व प्रमाणित करने वाले प्रलेख, तो जैसे जमीन के कागज हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग के कागज हो गए, बड़ी बड़ी मशीनरों एंड प्लांट का जो कागज हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। सोने चांदी के पिंड एवं आभूषण, जीवन बीमा पत्र, सिप, ग्राहकों के पावने, ठीक है, पावने मतलब क्या है, रिसीवेबल, BR बिल्स रिसीवेबल, प्राप्त विपत्र, इसके विषय में बात हो रही है। अचल संपत्तियां जैसे कि आपका मकान, कारखाने, भूमि आदि, ऐसी चीजें जो मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर नहीं जाई जा सकती हैं, तो इस विषय में भी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और आई होप कि आपको इसमें पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, और कोशिश यही की है मैंने कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको सामने ये टाइप्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की हेडिंग्स पढ़ी हैं, इन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये हेडिंग्स ही लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हेडिंग्स का और टॉपिक टू द पॉइंट आंसर देना। मतलब ये नहीं कि पूछा जा रहा है बैंक के बारे में, आप पूरा लिख के चले आए साझेदारी के बारे में। आपने तो लिखा 100% दिया अपना, लेकिन जिस चीज का आंसर था उस चीज के विषय में आपने लिखा ही नहीं, और करके आ गए आप 5 पन्ने का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इससे बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। मार्क्स जो है आपको पता ही है, स्टेप मार्किंग नहीं हुई है इस बार, तो मार्क्स काफी बच्चों के कटे हैं। ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। अगर आपके स्टेप वाइज मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको स्टेप मार्किंग की भी हो सकता है की जरूरत, मतलब इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का अंत हो गया है, और
अगला चैप्टर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा, देखिए इसमें 2012 में एक क्वेश्चन आया है लघु उत्तरीय में, 2006, 2008, 2012 में एक क्वेश्चन आया है अधिविकर्ष एवं नगद साख में अंतर। मैंने आपको बताया कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन नगद साख और अधिविकर्ष में अंतर क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड साख पत्र, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको ये वीडियोस इसी तरह लगातार चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स पे होगा, मतलब साख पत्रों पर होगा। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा चेक, विनिमय विपत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, ये सभी चीज़ों को अच्छे से बताया जाएगा। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, हुंडी कैसे लिखी जाती है, प्रतिज्ञा पत्र कैसे लिखे जाते हैं, विनिमय विपत्र की स्वीकृति क्या होती है। इन सभी टॉपिक से संबंधित मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।